ये पढ़े थे, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप। इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कहाँ से कहाँ, क्या कहाँ जंप करेगा, छोटकू को हम बताते हैं। ये ऑर्बिट है ना, और इलेक्ट्रॉन्स कहीं रहता है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ऊपर वाले ऑर्बिटल में, पहला से तीसरा में, तो कितना एनर्जी में चेंज आएगा। तो जरा कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला तो यही है, n1 बराबर नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट और n2 बराबर, तो सवाल दिमाग में बन रहा है ना कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, या उल्टा भी हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो निकालते हैं फॉर्मूला, यहां देख लीजिए, है ना, 2.176 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n1 नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट, जो भी देगा लोअर ऑर्बिट का वैल्यू n1 के पास पुट करेंगे, और n2 नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट। ठीक है, तो बनाया जाए। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चेंज इन amount of energy when an electron jump from first orbit to third orbit of हाइड्रोजन एटम। बस यही सवाल है। फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होगा, आप बाद में लिख सकते हैं रिलीज्ड होगा या एब्जॉर्ब्ड होगा। कोशिश करिए सब, 1 मिनट कोशिश करिए, फिर तो हम है ही, हम तो बना ही देंगे। हम तो बना ही देंगे, क्या आप भी बना देंगे? अरे वाह, सब बना ली, बनाइए ना। फॉर्मूला तो पहले ही दिखा दिए, क्या फॉर्मूला है? आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल क्लियर है। अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज पूछ रहा है जब एक इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट से कितना नंबर ऑर्बिट में जंप कर जाता है ना, n बराबर 1 पहला ऑर्बिट से n बराबर 3 में जंप कर जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कूद जा रहा है ऐसे, है ना। तो नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट n1 बराबर क्या लेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई का फॉर्मूला था 2.176 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जूल, है ना। n1 क्या था, नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट, n1 बराबर नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट, और n2 बराबर था नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट, नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट, और z मतलब एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन कितना होगा, ये
हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होगा। तो और क्या चाहिए, अब कुछ चाहिए भी क्या? तो सब कुछ तो है ही है। तो जब सब कुछ है ही है तो शुरू कर देते। डेल्टा ई बराबर 2.176 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, पहला से तीसरा में कूदा है, बराबर 2.176 इंटू 10⁻⁻18, ये हो गया 1/1, ये हो गया 1/9। ठीक है, कितना आ रहा है डेल्टा ई बराबर 2.176 इंटू 10⁻⁻18 गुना 8/, आ रहा है ना सबको, घटाने के लिए आ रहा है ना। तो 2.176 इंटू 8/9 इंटू 10⁻⁻18 जूल। क्या? हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, 8×6 = 48, 8 बच गया 4, 8×7 = 56, 4 60, 0 6, 8×6 = 14, 4 बच गया 1, 8×2 = 16, 1 17/9 इंटू 10⁻⁻18। क्या एक बार में लग जाएगा? 8 4 9 9 81, 3 0 9 3 27, 3 8 9 4 36 आंसर। क्या करना है, क्या करना है, बस बन गया सवाल। अब इतना जूल एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, चेंज निकालें। तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगा, ये पहले से थ्योरी में कहा गया कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट दे एब्जॉर्ब एनर्जी, और जब हायर से लोअर में जाएगा दे रिलीज एनर्जी। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। लिखिए लिखिए लिखिए, लिखना भी चाहिए। हो गया? लिखिए ना, बात तो फिर भी किया जा सकता है। अगला सवाल आप बना, देखिए देखिए, समझे क्या बोला गया? चप्पल उप्पल अपना पकड़ के बैठिए नहीं तो कहीं कहीं कोई फेंक देगा यहाँ पे। अब अब सिंपल एक क्वेश्चन फिर देंगे, इसी टाइप का एकदम। हाँ ताकि बनाइए आप लोग, बढ़िया है। हाँ लिखिए ना सर, लिखते ही तो हैं।
लिखिए, अब एक इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं हीलियम आयन में चौथा ऑर्बिट से कूद के दूसरा ऑर्बिट में जाता है, तो एनर्जी चेंज क्या होगा, इसी को क्वेश्चन बनाना है। लिखेंगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम प्लस लिखा हुआ है, हीलियम प्लस है ना, हीलियम प्लस, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम ट्रांजिट फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, ट्रांजिट फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में कूद गया, चौथा ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कूद गया, है ना। सवाल कह रहा है कि ये ऑर्बिट चौथा इलेक्ट्रॉन था फोर्थ ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन्स था फोर्थ ऑर्बिट में, और ये कूद गया सेकेंड ऑर्बिट में, n बराबर 2 n बराबर 4। आ गया, हीलियम था, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, फार्मूला वही है, डेल्टा ई बराबर 2.176 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जूल। बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन भी लिख दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया, तो वैल्यू पुट पार्ट करना है। अब वैल्यू पुट पार्ट आंसर गेट गाट। ज्ञानी बाबू आप ही के लिए लिखें, बना दीजिए जल्दी से। गुना भागा घटाव ये सब तो हम लोग का खानदानी काम है ना। इसमें तो पूरे परिवार के आदमी लगे रहते हैं बचपन से। तीसरा चौथा में जाते हैं तो सबसे बड़ा टेंशन यही बात है कि यदि मामा जी आते हैं, फूफा जी आते हैं, एक बार तो खुशी तो होता है, लेकिन कौन गुना कखने पूछ देंगे और डिमोरलाइज कर देते हैं। ये वाला आता है, बना के लाओ। और जाते समय मम्मी को कह देते हैं कि थोड़े ध्यान दीजिए, इस पे थोड़ा जरूरत है। बस इतनी टेंशन तो होता रहता है, ठीक। इसीलिए इसको बोलते हैं, सब तो हम लोग का खानदानी ठीक किया गया है। -18 जेड को क्या कहें, 2 का स्क्वायर। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है ना। जैसे कि ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 1/n1 स्क्वायर। लोअर ऑर्बिट का वैल्यू पुट करना है ना। लोअर ऑर्बिट का वैल्यू पुट करना है, 2 स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। कारण जानते हो क्या है, लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट हम इसलिए सिखाते हैं कि इधर से दिमाग ना चलना शुरू करे, 4th to 2nd। यदि चला दीजिएगा दिमाग, यहां 4 लिख दीजिएगा, यहां 2 लिख दीजिएगा, तो आंसर निगेटिव में आएगा। वो भी गलत नहीं है, निगेटिव का मतलब हो गया एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, यदि वैसे करते हैं तो भी गलत नहीं है। किसी किसी किताब में वैसे ही लिखा है, माइनस में आएगा तो समझिए एनर्जी रिलीज हुआ है, और प्लस में आएगा तो समझिए एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। ये फॉलो करना है। जब क्वेश्चन के हिसाब से कहां गया n1 n2 उस तरह कर लेना है। लेकिन यदि हम फिक्स कर दिए दिमाग में कि n1 हमको हमेशा लोअर ऑर्बिट लेना है, n2 हमेशा हमको हायर ऑर्बिट लेना है,
तो ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, और फिर हम पता करके बताएंगे रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव और रिलीज होगा तो नेगेटिव। ऑप्शन पे भी उस तरह से बातें होगी। बराबर कितना आ रहा है? 2.176 इंटू 10⁻⁻18 गुना 4, 1/4 माइनस 1/16। 2.176 इंटू 10⁻⁻18 गुना 4, और इधर में कितना आ रहा है? 16 एलसीएम में जाएगा, वो लगा देते हैं। कोई कोई जो बचपन में सब भागल रहता है ना। 2.176 इंटू 10⁻⁻18 गुना 4, अब क्या करोगे? 3/16। तो डेल्टा ई बराबर 2.176 इंटू 10⁻⁻18 गुना 4 गुना 3/16। 4 से 4 कट जाएगा। 2.176 गुना 3/4 इंटू 10⁻⁻18। 6 18, बच गया 1, 7 21, 1 22, 3 2 5, 3 दूनी 6 बटा 4 इंटू 10⁻⁻18। 4 एकम 4, 2 5, 4 छक 24, 1 2, 4 3 12, 4 दूनी 8, 18 जो है ना। और यहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, है ना। आंसर चाहें तो -1.632 इंटू 10⁻⁻18 जूल भी आप लिख सकते हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। कभी ऑप्शन इतना एनर्जी लिख के रिलीज एब्जॉर्ब रहता है लिखा हुआ, कभी प्लस माइनस में भी रहता है। माइनस का मतलब हमेशा घट गया ही होता है, यानी रिलीज हो गया। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं कूदेगा, एनर्जी निकाल लीजिएगा, ठीक है। और एनर्जी जो रिलीज या एब्जॉर्ब करता है वो किस फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करता है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगा और कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगा, है ना। तो इसी एनर्जी डेल्टा ई के बराबर यदि हम एच न्यू लगा देंगे तो फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो वो भी बन जाएगा, और यदि डेल्टा ई के बराबर एच सी बाई लैम्डा लगा देंगे तो वेवलेंथ पूछेगा, ये भी निकल जाएगा। क्या ऐसे रेडीमेड फार्मूला भी बना देंगे, है ना, ऐसे उससे निकालने के बाद भी निकल जाएगा। ये कौन सा चीज करता है चाहे चाहे? ऐसा कोनो सिस्टम तो है ही नहीं। लिख लिए? तवा काय कर रहा है? क्या चाहे चाहे कर रहा है जी? बढ़ाएं? तो और बढ़ाते जा रहा है। अब जो है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफ electromagnetic wave when an electron jump or transit
ठीक है। अभी देखिए एनर्जी बराबर हम लोग क्या पढ़े, 2.176 इंटू 10⁻⁻18 गुना जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2 जूल में पढ़े। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। किस बात की फ्रीक्वेंसी? इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा हायर से लोअर ऑर्बिट में तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी निकाल ली। या जब कोई इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, तो हम एनर्जी कैसे देंगे एटम को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि देंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये पूछा जा रहा है यहां पे सवाल। ठीक है। आप लोग कपड़ा बड़ा आयरन करते हैं ना, वो सब कैसे होता है? वो जो गर्म देख रहे हैं इंफ्रारेड रेज निकलता है उससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वही है जिससे गर्मी का एहसास आपको हो रहा है। तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या निकालनी है हमें? फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का फॉर्मूला पहले से, एनर्जी बराबर फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? एच न्यू, जहां एच क्या है, जिसका वैल्यू कितना है, -34 जूल सेकेंड, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या लिख दें? डेल्टा ई बाई क्या? तो डेल्टा ई का साक्षात फॉर्मूला है यहां पे, इसको भागा दे देंगे एच से, निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है। तो डेल्टा ई बाई एच करना है। तो न्यू बराबर डेल्टा ई का वैल्यू 2.176 इंटू 10⁻⁻18 बट्टा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 बाई n2। क्या? तो फ्रीक्वेंसी यहां से भागा दीजिए इसको, 2.176 6.626, ये आ जाएगा 3.29। ठीक है। देते हैं भागा। आप लोग कहिए कि ना हम आ कैसे जाएगा, लाइए। तो लाते हैं, हमारे पास मशीन भी है भागा देने वाला। 2.176 डिवाइडेड बाई 6.626 0.3284 328 तक जाते हैं, इंटू 10⁻⁻18 प्लस 34 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2। तो न्यू बराबर 0.328 इंटू 10⁻, कितना लिख दोगे, इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2। न्यू बराबर 3.28 लिखना है हमको। कितना लिख दें? 15 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2। क्लियर? इतना क्या? हर्ट्ज। हर्ट्ज HZ फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। और हम तो कहेंगे कि इतना सब कुछ नहीं करेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे जैसे पहले वाला मेथड था, और उसी एनर्जी बराबर एच न्यू लगा देंगे तो न्यू निकल जाएगा वहीं से। कितना फॉर्मूला ये सब याद रखेंगे? तो किताब में है, और यदि क्वेश्चन के ऑप्शंस में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का है, तब टिक लगाने के लिए।
लिखिए जल्दी से। लिख दिए। अब वेवलेंथ यदि निकालना है तो न्यू बराबर क्या कर देंगे, सी बाई लैम्डा कर देंगे। लैम्डा निकाल देने के बाद एक क्वेश्चन बना लेंगे कि वेवलेंथ और एनर्जी कैसे निकालना है। बढ़े। कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ when an electron jump or transit wavelength when an electron jump or transit। अभी फ्रीक्वेंसी पढ़ लिए थे, अब फ्रीक्वेंसी को सेंस न्यू बराबर सी बाई लैम्डा है ना। तो जो न्यू आया है, न्यू तो हम लोग को आ ही गया, निकालना है लैम्डा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो न्यू बाई सी कर दें तो 1 बाई लैम्डा निकल जाएगा क्या। अब 1 बाई लैम्डा निकल जाएगा तो लैम्डा ना निकल जाएगा क्या, उल्टा कर देंगे। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बाई सी।
और न्यू का वैल्यू अभी लाए हैं 3.28 इंटू 10⁻15। और सी का वैल्यू तो हम लोग सब जानते हैं, 3 गुना 10⁻8। वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3.28 इंटू 10⁻15 अभी आया था। 3 गुना 10⁻8 और क्या आया था, जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब 3 में यदि ये भागा पड़ेगा तो 1.07 के करीब में दिखाई पड़ रहा है। 15 में से 8 जाएगा इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल गया है 1/λ। 3 9 27, ठीक है। यहां से इसी को कोऑर्डिनेट किए हैं 3.28 इंटू 10⁻15 न्यू का वैल्यू था, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 1/n2 स्क्वायर। इसी पूरे को यानी न्यू को किससे भागा दे दिए, सी से भागा दे दिए। तो न्यू को नहीं देख रहे ऊपर से, न्यू को किससे भागा दे दिए, सी से भागा। तो क्या निकल के आ गया 1/λ। ये पिछले से जाओ, एनर्जी निकाले थे जूल में, फ्रीक्वेंसी निकला हर्ट्ज में पर सेकेंड। तो वेवलेंथ किस यूनिट में निकलेगा, मीटर में, है ना, 1/λ यानी पर मीटर। ये जो वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻7, इसको कहते हैं रैडबर्ग कांस्टेंट, है ना, मतलब कि इसके पीछे लगे हुए थे निकालने में रैडबर्ग भाई साहब, है ना, वेयर, हाँ सब लोग यही ना करते हैं, व्हेन वेयर 1.09 इंटू 10⁻7 इज कांस्टेंट and called as Rydberg कांस्टेंट। और ये फार्मूला भी अपने नाम रजिस्ट्री करा लिए हैं वो। इस फार्मूला को राइडबर्ग फार्मूला भी बोलते हैं। हरा फार्मूला तो शुरुआत बोर साहब का किया हुआ है, एनर्जी चेंज वही निकाल, लेकिन बीच में ही गुना भागा करके अपना ही काम कर लिए। यहां भी n1 बराबर नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट पुट करना है और n2 बराबर नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट पुट करना है। और सुनो, एनर्जी में जो आंसर हम माइनस में लाने नहीं देते हैं, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब लिखवाते हैं, उसका कारण भी यही। यदि यहां पे n1 और n2 लोअर और हायर नहीं लिखोगे तो यो माइनस में आएगा। अब वेवलेंथ कभी माइनस उनस में नहीं होता, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी माइनस में होता है क्या? तब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के लिए यही बात सीखना होगा। तो एनर्जी के लिए अलग ही काहे सीखें, सब फॉर्मूला में नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट और नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट लगाएंगे और अपने बता देंगे कि रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा, खुद कहां से रहा है, ठीक है। अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाता, उतना कॉन्सेप्शन से बचाए हैं। ऐसे होता वेवलेंथ नेगेटिव में आ रहा, जब मन होता वो हायर लिख देता, कभी लोअर लिख देता। इसलिए एकदम पकड़ के चलना है कि n1 क्या ले गए हम, नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट, और n2 नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट, ठीक है। इसी चक्कर में ज्ञानी बाबू जहां रहते हैं वो हॉस्टल अपने नाम पे कराने वाले हैं, ज्ञानी हॉस्टल, समझे। रेडबर्ग साहब देखिए अपने नाम पे करा लिए, लेकिन छोड़िए हो गया।
जैसे रेडबर्ग फार्मूला। लिख दिए? समझ गए वेवलेंथ कैसे निकलना है? समझ गए? अब देखिए आपको सरकारी किताब का क्वेश्चन देते हैं। बड़े इसका यूनिट पर मीटर, अब वेवलेंथ निकलेगा तो ये पूरा 1/इनवर्स हो जाएगा ना, तो वेवलेंथ का यूनिट तो मीटर होगा। ये 1/λ है इसलिए यूनिट पर मीटर लिखें। 1.09 into 10⁻⁷ कॉल्ड एज रेडबर्ग कांस्टेंट। अगला सवाल, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन? फोटोन समझते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो पार्टिकल रहता है उसी को फोटोन कहते हैं। इमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम n बराबर 5 स्टेट टू दी n बराबर 2 स्टेट in the hydrogen atom, in the hydrogen atom। देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, न फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाते हैं न वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं, हम लोग इसमें एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। जो पहले 2 क्वेश्चन बनाए थे, एनर्जी निकाल के फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, अब वेवलेंथ भी निकाल लेंगे। कितना फॉर्मूला याद रखेंगे कांस्टेंट वाला, यदि इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अदरवाइज जो फॉर्मूला आया है उसको सीधा लगा देंगे। तो यदि एक ही फॉर्मूला आप याद रखना चाहते हैं तब क्या कीजिएगा, वो बातें कर रहे हैं हम, है ना,
तब हम लोग ये काम करते हैं, देखो ये काम। आंसर डेल्टा ई बराबर 2.176 इंटू 10⁻⁻, कितना, -18 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, एनर्जी निकलेगा। कौन एटम है, हाइड्रोजन, तो Z बराबर 1, Z बराबर 1। N1 कितना लोगे, लोअर ऑर्बिट लेना 2, और N2 कितना लोगे 5। अब यही वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो बताओ डेल्टा ई बराबर 2.176 इंटू 10⁻⁻18 गुना 1 का होल स्क्वायर N1 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2.176 इंटू 10⁻⁻18 1/4 और 1/25 बराबर 2.176 इंटू 10⁻⁻18 25 चौक 100, 25 माइनस 4। 2.176 इंटू 10⁻⁻18 गुना 21/100। अब क्या करेंगे, डेल्टा ई बराबर 2.176, इसको 0.21 कर दें इंटू 10⁻⁻18 जूल। 21/100 था, 0.21 कर दिए। अब एक मल्टीप्लिकेशन सिर्फ बचता है, तो 2.176 मल्टीप्लाइड बाई 0.21 0.45 696 लिख देते पूरा 10⁻⁻18 जूल। क्या 4.569 यानी 4.57 लिखोगे तो क्या लिखोगे, 10⁻⁻19 ना। ठीक है, एनर्जी निकल गया, एनर्जी निकल गया तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। एनर्जी बराबर एच न्यू, जो फॉर्मूला उधर किए थे, तो न्यू बराबर डेल्टा ई बाई एच। डेल्टा ई हो गया 4.57 इंटू 10⁻⁻19 बाई एच 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो 4.57 4.57 डिवाइडेड बाई 6.626 0.6897 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 34 15 हर्ट्ज। ठीक है, अब क्या पूछ रहा था, वेवलेंथ पूछ रहा था। तो वेवलेंथ निकालने के लिए और क्या करेंगे, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। क्या, तो सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 और लैम्डा 0.6897 इंटू 10⁻15। अब 3 भागा 0.6876 गुना 10⁻8 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -7। तो एक डिवीजन कर देना है, और 3 डिवाइडेड बाई 0.6876 4.36 इंटू 10⁻7 न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। लैम्डा बराबर सी बाई न्यू ना करना था, एक मिनट, लैम्डा बराबर सी बाई न्यू, न्यू आया हुआ था
इतना क्या हो जाएगा मीटर आंसर। ये भी सही है। तो लैम्डा को एक से भागा देना ना होगा, ये 1/λ आया है। इसको लिख सकते हो आप 6.89 इंटू 10⁻14। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 436 गुना 10⁻⁻9। चूंकि वेवलेंथ वगैरह नैनोमीटर में लिखा रहता है, एंगस्ट्रम में लिखा रहता है, तो आंसर हो जाएगा 436 नैनोमीटर। और क्या, बाकी जो दो फार्मूला बताए ना न्यू का और लैम्डा का अलग अलग, उससे भी बन सकता है। लेकिन यदि एक ही फार्मूला आपको याद रखना है तो उससे भी बन सकता है। हो गया। कुछ छुटका को क्वेश्चन और है। हो गया। इसका सेकंड मेथड भी बताएं। रुको, हाँ बढ़े। सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन के लिए लिख देना। सेकंड मेथड उतना फॉर्मूला पढ़ा है तो उसका भी उपयोग करना सिखा दें। न्यू बराबर कितना वैल्यू था 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू जेड स्क्वायर N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। 3.29 इंटू 10⁻15 आइटम कौन था N1। कितना कितना इलेक्ट्रॉन कूद रहा था
तुम लोग कुछ नहीं बताएगा। अब दूसरा से पांचवा, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यही करना था क्या। 3.29 इंटू 10⁻15 1/4 माइनस 1/25। 3.29 इंटू 10⁻15 100 25 माइनस 4। 3.29 इंटू 10⁻15 गुना 21/100 क्या बराबर 3.29 इंटू 10⁻15 गुना 0.21 कितना आ रहा था 6.89 इंटू 10⁻14 नहीं आ रहा है 6.89। ये भी देखने पड़ेगा लगता है। हाँ क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहे थे, बताइए क्या दिक्कत। तो गुना कर करके कितना आएगा लिख देंगे, गुना करें। अरे कुछ करिए आपका मर्जी सर, हम लोग तो वैसे ही लिख लेते हैं। 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 0.21 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 21 0.6909 बराबर 0.69 इंटू 10⁻15 बराबर 6.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हो गया आंसर। उससे भी यही आया होगा 1/λ। एक फार्मूला और पढ़ाए थे वो भी लगा देते हैं, रेडबर्ग साहब वाला फार्मूला 1.09 पढ़े थे जी अभी फार्मूला इंटू 10⁻7 इंटू जेड स्क्वायर 1/- n2 स्क्वायर 1.09 इंटू 10⁻7 गुना 1 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर 1.09 इंटू 10⁻7 1/4 माइनस 1/25 1.09 इंटू 10⁻7 गुना 21/100 लिख दें क्या 1.09 इंटू 10⁻7 गुना 0.21 क्या। अब लैम्डा बराबर 1/1.09 इंटू 10⁻7 गुना 0.21 होगा या नहीं होगा बताओ। ये था 1/λ बराबर, तो लैम्डा बराबर इसका ठीक उल्टा, तो 1 में भागा देना है, पहले तो गुना करना है। तो 1.09 मल्टीप्लाइड बाई 0.21 बराबर 1/0.2289 इंटू 10⁻7 बराबर 1 डिवाइडेड बाई 0.2289 4.36 4.36 इंटू 10⁻−7 क्या मीटर बराबर 436 गुना 10⁻−9 मीटर बराबर 436 नैनोमीटर आंसर है ना। यहां पर 2 कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लिखना पड़ा, वहां एनर्जी का फॉर्मूला था जो पहले से भी जानकारी थी, और एनर्जी बराबर h और hc/λ कर देना था। चलिए
उसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड। लिख दिया जी? है कोई दिक्कत? देखो, सवाल एक ही लाइन का है, एक बार में ये बनेगा। अब इतना के बाद सीधा का सीधा 21/100 ये काम करना है तो जल्दी बनेगा। अदरवाइज एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी से आप न्यू निकाल लो, और न्यू निकल जाए तो वेवलेंथ निकाल लो। बस इतना ही काम करना है। गधा। हो गया जी? अब आगे देखो, स्पेक्ट्रल लाइन जब पढ़े थे हाइड्रोजन का, याद है? ढेर सारा लाइन ऑब्टेन हुआ था, ढेर सारा लाइन ऑब्टेन हुआ था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन में। हाँ, जिसका नाम लाइमन बाल्मर और पास्कन फंड ब्रैकेट हम्फ्री, इसमें है।
इसमें लगता है नहीं क्या, दूसरा में था, ये थे, ये है कि हाइड्रोजन गैस को आप गर्म किए थे तो ये लॉट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन हुआ था। ये सब लाइन का वेवलेंथ निकालना होता है कि लाइमन सीरीज का वेवलेंथ निकालिए, बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ निकालिए, है ना। इतना सारा लाइन ऑब्टेन क्यों होता है ये भी जानना होता है कि हाइड्रोजन एटम को गर्म करने से जब लाइट प्रिज्म के बाद फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़ेगा तो ये लॉट ऑफ नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन होता है। क्यों? ठीक है, अभी उसी का जवाब देखिएगा आप। 13 नंबर से 63 नंबर पे आए, ठीक है, उसका जवाब देने के लिए। तो रीजन फॉर a lot of number of line obtained in hydrogen spectra region for a lot of number of line obtained इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। क्लियर है? हेडिंग क्लियर है? सुनते रहिएगा बातें क्या सब होता है ना। बात तो सुनते ही हैं आप लोग, सुनते रहिएगा। क्या बनाए, क्या बनाए? न्यूक्लियस बनाए। बाहर में क्या रहेगा? ऑर्बिट रहेगा। ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। बचवा भी ठीक है बोल रहे हैं। बाहर में पहले ऑर्बिट बनाएंगे, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट। एकदम ध्यान लगा के सुनना, बहुत आसान चीज पढ़ा रहे हैं। 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट, कचरा टाइप का ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट, ऑर्बिट, है ना। क्या वो नाम है भाई साहब लोगों का? सबका घर बना रहे हैं। 6 वो होंगे, है ना। बोर साहब एक्चुअली में पंडित जी बुलाए थे जी, 5 पंडित जी, नामा सब उसके लिए रखना पड़ता है। सबको अपना अपना घर दे दिए। एक्चुअली में आप लोग को बता रहे थे कि प्लैंक साहब जो थे प्रोफेसर साहब थे, बाल्मर साहब उसके, ये आपको बोर साहब उनके स्टूडेंट थे जो रिसर्च किए। तो वो यूनिवर्सिटी जहाँ था वहाँ पे ही 5-7 को और छेला था। अब इनको भी एडजस्ट करना था कहीं ना कहीं पे, तो इनको एडजस्ट कर दी एक जगह पे दिमाग लगा करके। अच्छा तुम लोग को जाकर वो घर दे देते हैं, सब मिल के ना काम करते हैं। अब जैसे पिछले दिन चांद पे जब लैंड हुआ तो उसका जो मेन वाला साइंटिस्ट है क्या बोला, ये सिर्फ हम नहीं कि ये हमारे सारे लोगों के इफर्ट से हुआ, है ना। ऐसे बोलना पड़ता है समाज में, ऐसे बोलने से ही आगे बढ़िएगा। n बराबर 1, सुनिएगा पहले नंबर ऑफ लाइन क्या है। क्या घर बनाए हम लोग? 1 2 3 4 5 6। एक इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है। कहां है देखे? अरे इलेक्ट्रॉन कहां है देखे? कहां है? 6th ऑर्बिट में। पढ़ा लिखा जैसा ना बोलिएगा जी। हाँ देखे, इलेक्ट्रॉन यहाँ है।
ये कूदेगा पहला घर में, कितने पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं? इस छठा घर में इलेक्ट्रॉन है, पहला घर में कूद रहा है, तो कितना पॉसिबल कंडीशन हो सकता है? कितना पॉसिबल कंडीशन हो सकता है? कितना लग रहा है? आप लोग कितना बता दीजिएगा, कितना पॉसिबल कंडीशन हो सकता है? छठे घर से पहले घर में कूदना है, इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से जंप कर सकता है? जागो जी जागो, एक इलेक्ट्रॉन छठा ऑर्बिट में है, पहला घर में जाना है, कितना तरीका हो सकता है पहले घर में जाने का? बस यही बात, इसी बात की जानकारी हो जाए, लॉट ऑफ नंबर ऑफ लाइन समझ में आ जाएगा। जितना तरीका हो सकता है छठा घर से पहला घर में जाने का, उतना ही तरीके का, उतना ही बार लाइंस वहां दिखाई पड़ता है। देखिए हमारे साथ आइए, छठा घर से सीधे पहला में जंप कर जाते हैं, छठा से पहले पांचवा पे जाएंगे, पांचवा से पहले पहला पे जाएंगे, छठा से पहले चौथा पे जाएंगे, चौथा से फिर पहला पे जाएंगे, तीसरा पे जाएंगे, तीसरा से फिर पहला पे जाएंगे, दूसरा पे जाएंगे, दूसरा से फिर पहला पे जाएंगे। तो दूसरा पे आने का भी तो पॉसिबल कंडीशन ढेर सारा हो सकता है। छठा से दूसरा पे गए होंगे आप, पांचवा पे गए होंगे तब भी दूसरा पे चले हुए होंगे, दूसरा से फिर पहला पे गए होंगे, फिर चौथा से भी दूसरा पे गए होंगे, फिर तीसरा से भी दूसरा पे गए होंगे। तो तीसरा पे आने का तो भी ढेर सारा कंडीशन हो सकता है। छठा से तीसरा पे आइएगा, इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, पांचवा से तीसरा पे कूद रहा है, चौथा से तीसरा पे कूद रहा है, फिर छठा से चौथा पे कूदा, पांचवा से चौथा पे कूदा, और फिर छठा से पांचवा पे। देखिए मिलाइएगा तो सब मिल जाएगा, छठा से पांचवा, पांचवा से चौथा से तीसरा से दूसरा से, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? सारा हो गया ना, सारा ना, पहले एक के बाद कूद गया, छठा से चौथा, चौथा पे कूदा, चौथा से तीसरा, तीसरा से दूसरा, दूसरा से पहला। हर पॉसिबल कंडीशन है इलेक्ट्रॉन के जंप होने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉसिबल कंडीशन था जब एक इलेक्ट्रॉन छठे ऑर्बिट में है तो पहले ऑर्बिट में कूद जाने का। ठीक है, गांव घर में पहले एक तो खेला होता था जी, घर बना देता था, एगो झिकटी उकटी रखता था, लोग कित कित्ता खेलता था। 8-9 को घर बना रहता था, एक ठो रोड़ा रहता था, उसको पैर से मारता था, उसके बाद उसको कूद कूद के एक पैर पे जाता था। लड़की सब ज्यादा खेला खेलती थी, कित कित्ता बोलते थे, वही वाला पॉसिबल कंडीशन है, वही कित कित्ता वाला खेला है यहाँ पर, और कुछ नहीं। ठीक है, तो 15 पॉसिबल जंप, हर जंप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल जाता है, हर जंप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल जाता है। तो जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा उतना लाइंस दिखेगा, उतना लाइंस दिखेगा। इलेक्ट्रॉन तो एक के ठो है, इलेक्ट्रॉन सारा नहीं बना है। ऑर्बिट का नंबर इनफाइनाइट हो सकता है, यानी 10 20 50 100 कुछ भी हो सकता है। अब बताइए यदि 100 कुछ ऑर्बिट होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें कूदेगा तो कितना सारा लाइन ऑब्टेन हो सकता है। क्लियर है, समझ गए? अब इतना करने के बाद सुनिएगा, लाइमन भाई साहब को बोर साहब कहे, अच्छा जाओ, कोई इलेक्ट्रॉन जब कहीं से भी कूद के पहला घर में आएगा ना तो तोर नाम हो गया, वो बन जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। कहीं से इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरा घर में आएगा ना तो बन जाएगा बाल्मर सीरीज। कहीं से इलेक्ट्रॉन तीसरा घर में कूद के आएगा ना तो बन जाएगा पास्कन सीरीज, है ना। चौथा घर में आएगा तब ब्रैकेट सीरीज, पांचवा घर में आएगा तब पॉइंट सीरीज, और छठा घर में कहीं से कूद के आए तब हम्फ्री सीरीज। सबके घर बांट दिए कब। वो भाई साहब बांटने के समय में तो बांट दिए, हम लोग को प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग को क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज।
कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। तो जब लाइमन और बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग n1 बराबर क्या लेंगे और n2 बराबर क्या लेंगे, ये पढ़ने वाली बात होगी, ये समझने वाली बात है ना। तो लाइमन सीरीज n1 बराबर तो 1 ही लेना पड़ेगा। लाइमन करने का मतलब सब इलेक्ट्रॉन कहां पे कूद के आएगा, 1 घर पे। तो यदि n1 बराबर 1 लेते हैं और n2 बराबर 1 के अलावा कुछ भी लेते हैं इन्फिनिटी तक, तो वो क्या निकलेगा, लाइमन सीरीज। यदि n1 बराबर 2 लेते हैं और n2 बराबर 2 के अलावा कुछ भी ले लेते हैं तो क्या निकलेगा, बाल्मर सीरीज। यही सब लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कारण भी लिखना है। रीजन फॉर ए लॉट ऑफ नंबर लाइन ऑब्टेन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाँ, डायग्राम फोटो जल्दी बनाए, फोटो तो बनाना है, लाइन खींचना है ना। हम्फ्री फंड, ई ना दिख रहा होगा नहीं। हम्म, ये कुछ दिखेगा इस सब में। when an electron jump from higher orbit to lower orbit, they emit electromagnetic wave of certain wavelength. Each jump correspond to one wavelength. Since so many jumps are possible, that is, so many number of lines of particular wavelength is possible in the spectrum of hydrogen.
बनाए फोटो? हाँ फोटो बना लीजिएगा, वो भी एक आध बार गलती हो जाएगा आप लोग से बनाते बनाते, क्योंकि लाइन इन्हें बिठाने का उन्हें उन्हें रख दीजिएगा। हाँ ये होगा, तब मन करेगा फोटो खींच लेते हैं, तो छोड़े घरे पे बनाएंगे, जाते हैं पहले नहाएंगे उसके बाद। हाँ ऐसे तो कंसेप्ट पढ़ने जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, नहा उहा गए, लेकिन उल्टा होता है ना, सूत उठ के चल जाता है सब, कि आवेंगे तब नहाएंगे। नहीं सही बात बोल रहे ना, कि 9 बजे से क्लास है, 8:30 बजे उठे, 8:45 बज गया। अंडरवियर के लिए दोस्त को कह दिया उठा के रख देना, नहीं तो अपना सूंघते रहो देखते रहो अपना तो। अब भागा, छुट्टियां तो होबे करेगा यार, छुट्टी है। एक एक सप्ताह मतलब रक्षाबंधन का छुट्टी, 15 तारीख का छुट्टी एक सप्ताह ले लो, रक्षाबंधन में एक सप्ताह। यार बुध बृहस्पति को है तो सोमवार को पढ़ के जाना। दूर तो जैसे पिछले बार एक बार बच्चा को बताए कहाँ जाना है दूर, अभी रुकना अभी रुकना बात है, तो बोला सर बहुत दूर जाना, बोले कहाँ जाएगा जी, तो बोला आरा, लेकिन आरा कदे दूर है, ये तो दौड़ते चल जाता है बच्चा भोरे भोरे 4 बजे से वही कहा सर पैदल जाएंगे हम भूल भूल के इसलिए 2 दिन पहले से छुट्टी चाहिए तो यहाँ पे क्लियर है कि ये वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है यदि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, हर जंप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होता है, हर जंप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट, मतलब एक जंप एक लाइन, एक जंप एक वेवलेंथ, तो इतना सारा जंप हो सकता है, इसलिए इतना सारा लाइन हो सकता है। जानते हो इस नंबर ऑफ लाइन निकालने का भी फॉर्मूला है, 6 ऑर्बिट था ना, कई लाइन ऑब्टेन हुआ, तो एक फॉर्मूला बताते हैं, उससे बिना बनाए याद आ जाएगा। नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन when an electron jump when an electron jump from higher orbit to first orbit, m बराबर n इंटू n-1 बाई 2, m इंटू n-1 बाई 2, वेयर n बराबर नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट, जहां से इलेक्ट्रॉन कूदेगा, m बराबर नंबर ऑफ लाइन। देखो बच्चा अभी 6 ऑर्बिट था, 15 लाइन ऑब्टेन हुआ था, देखो फॉर्मूला पे रख देते हैं, 6 × 6 - 1, 6 × 6 - 1 5 हुआ, 6 × 5 = 30/2, 30/2 15 लाइन। अब कोई दिक्कत है, बना के नहीं देखना पड़ेगा, कहेगा एक इलेक्ट्रॉन 8वां घर में था और पहले घर में कूद गया, कितना नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन होगा, बताओ जल्दी बताओ, सब बताओ। 8वां घर में था और पहला घर में कूदा, तो कितना नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन होगा, तो 8 × 8 - 1 तो 56/2, 28 लाइन ऑब्टेन होगा, बिना लाइन बनाए आप निकाल दीजिएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, इसमें और एक बात होता है, नंबर ऑफ लाइंस obtained when an electron
jump from higher orbit to any other orbit except first orbit. m बराबर n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2, n2 number of higher orbit n1 number of lower orbit. Jump for, jump from. Jump from higher orbit to any other orbit except first orbit. पहला ऑर्बिट छोड़ के किसी और ऑर्बिट में जाता है तो कितना नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन होगा। जैसे देखो इस सवाल को, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर बनाए। इलेक्ट्रॉन पहला घर से कूद के, यहां देखता थोड़ा सा, पहला घर से कूद के दूसरा घर पे गया है। अब पूछता है कितना नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो m बराबर क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2, अब 5 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2। कितना लाइन आ रहा है, 3 गुना कितना आ रहा है, 4। दिखाई नहीं पड़ रहा था यार, दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को, 3 गुना 4 बटा 2, 12 बटा 2 बराबर कई लाइन हुआ, 6 लाइन है ना, हो ही गया। तो यहां से जब यहां कूद जाएगा तो सब मिला के कई लाइन ऑब्टेन होगा। तो ये देखो 3, ये देखो 2 5 और ये देखो एगो 6। फोटो बना करके भी उतना ही 6 लाइन आएगा, फॉर्मूला पे रख दोगे तब भी 6 लाइन आएगा। ठीक है, और याद रखना है यहां पे लाइमन साहब के वेवलेंथ निकालने के लिए कहेगा तो एन का वैल्यू क्या लेंगे हम, और बाकी 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, हाँ मंडे को आना है, मंडे को, संडे को नहीं, संडे को क्या करेगा। इस बार 1 शॉट प्रोग्राम है संडे का, 12th वाले का, 10 बजे से 4 बजे तक, अरे पूरा एक चैप्टर 10 से 4। मंडे को आना है, मंडे के बाद ही जाइएगा, क्योंकि बुध बृहस्पति को है, फिर आप लोग शनिचर इतवार सोमवार कर दीजिएगा। देखिए